इस वीडियो में हम क्रेनियल नर्व्स का एग्जामिनेशन पढ़ने वाले हैं। तो जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो 3 तरह की हो सकती हैं। पहली जो प्योर मोटर होती हैं, दूसरी जो प्योर सेंसरी होती हैं, और थर्ड वाली जो मिक्स्ड होती हैं, यानी मोटर एंड सेंसरी दोनों फंक्शन होते हैं। तो इसको आमतौर पे लोग याद करते हैं निमोनिक्स के थ्रू। मैंने जैसे याद किया था वो मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो इसमें से सबसे पहले हम मिक्स नर्व जो है उसको देखेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, रोमन नंबर्स में जो क्रेनियल नर्व्स है उनको रोमन नंबर में लिख लेना है, और जो मार्किंग करनी है, पहली मार्किंग वो होगी 5th पे, और दूसरी मार्किंग जो करनी है वो है 10th पे। अब क्या करना है, आपको यहाँ से राइट साइड में जाना है, राइट में जाना है। और कैसे जाना है, ऑल्टरनेट पोजीशंस पे। तो ऑल्टरनेट पोजीशन पे सबसे पहली मार्किंग हमने 5th की है, इसके ऑल्टरनेट 7th आएगा, और फिर 7th के बाद 9th आएगा, और जो लास्ट मार्किंग हमने 10th पे करी थी। तो ये 4 नर्व्स ऐसी होंगी जो मिक्स्ड होंगी। कौन कौन सी, एक 5th, इसके बाद इसके ऑल्टरनेट पे 7 आया, फिर उसके ऑल्टरनेट पे 9 आया, और हमने एक 9th वो 10th पे पहले से ही मार्किंग कर रखी थी। तो कौन कौन सी हो गए, 5th, 7th, 9th एंड 10th। अब हम प्योर सेंसरी को देखते हैं। तो हमें क्या करना है, प्योर सेंसरी के लिए इससे हमें अपोजिट आना है, यानी अभी हम राइट में गए थे, अब लेफ़्ट में आते हैं। तो जब हम लेफ़्ट में आएंगे तो 10th वाली नर्व जो है पहले से ऑक्यूपाइड है, हमने देखा मिक्स्ड में। 9th वाली भी पहले से ऑक्यूपाइड है। हमारे पास जो पहली नर्व आती है वो है 8th। तो अब जो ये 8th नर्व है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो लाइन से हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर 3 लाइन है, अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक में आता है फर्स्ट और एक में आता है सेकंड। तो यही 3 नर्व्स बन जाएंगी जो सेंसरी होंगी। वो कौन कौन सी हैं, पहली नर्व फर्स्ट वाली, दूसरी सेकंड वाली, और थर्ड वाली जो है वो 8th। तो 8th, फर्स्ट एंड सेकंड प्योर सेंसरी हैं। इसके अलावा रेस्ट जितनी भी बची हुई हैं वो मोटर होंगी। अब इस तरीके से आप क्रेनियल नर्व्स को याद कर सकते हैं। अब इनके हम अटैचमेंट और देख लेते हैं। तो जो फोर ब्रेन है इससे अटैचमेंट फर्स्ट एंड सेकंड का होगा। मिड ब्रेन से जो अटैचमेंट होगा वो होगा 3rd एंड 4th का। उसके बाद जो पॉन्स है इससे अटैचमेंट होगा 5, 6, 7 और 8th का। और बचे हुए जो 4 हैं यानी 9th, 10th, 11th और 12th, ये मेडुला ऑब्लंगेटा से होगा। तो ये हमने अटैचमेंट्स देख लिए। फर्स्ट नर्व का एग्जामिनेशन देखते हैं जो है ऑल्फैक्टरी नर्व। तो हम जानते हैं कि जो ऑल्फैक्टरी नर्व है इट इज़ रिलेटेड टू सेंस ऑफ स्मेल। तो हमारे स्मेल करने की जो सेंसेशन है उससे रिलेटेड होती है। तो इसको हमें इस तरीके से चेक करना है, एग्जामिन करना है कि हम क्या करेंगे, नॉन इरिटेटिंग सब्सटेंसेस का यूज़ करेंगे। नॉन इरिटेटिंग सब्सटेंसेस का यूज़ करेंगे। जो इरिटेटिंग सब्सटेंसेस हैं जैसे अमोनिया, इसको हमें अवॉइड करना है। तो नॉन इरिटेटिंग सब्सटेंसेस को जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, या फिर क्लोव ऑयल, इस तरह की चीज़ें हमें लेनी है और पर्सन के नाक के पास में ले जाना है। इस प्रोसेस में हमें क्या करना है, जो भी पेशेंट होगा उसके आइज़ को क्लोज रखना है और पर्सन के नाक के पास लेकर जाना है, और पर्सन से कहना है स्निप करने को, और देखना है कि जो भी सब्सटेंसेस हम लेके जा रहे हैं उसको करेक्टली आइडेंटिफाई पर्सन कर पा रहा है कि नहीं। तो पेशेंट इसको करेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं, ये चीज़ हमें देखनी होगी। जो भी इरिटेटिंग सब्सटेंसेस हैं जैसे अमोनिया हो गया, इन सबको हमें अवॉइड करना है। और इस प्रोसेस में क्या होना चाहिए, आइज़, हमारे जो पेशेंट की आइज़ हैं वो क्लोज होनी चाहिए। तो आइज़ शुड बी क्लोज्ड। और हमें उसे स्मेल करने को कहना है, और हमें देखना है कि वो पर्सन उसको स्मेल कर पा रहा है कि नहीं, यानी करेक्ट स्मेल की जो सेंसेशन है वो उसकी करेक्ट है कि नहीं। और हमें वी हैव टू चेक ईच नॉस्ट्रिल। तो दोनों नॉस्ट्रिल से चेक करना है ताकि प्रॉपरली पता लगे कि दोनों तरफ जो स्मेल की सेंसेशन है वो प्रॉपरली जा रही है कि नहीं जा रही है। अब इससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस हो सकती हैं जैसे है एनोस्मिया। तो यहाँ पर क्या है, एन है और ऑस्मिया है। तो हम इसका मतलब क्या है, इट इज़ लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। तो जो स्मेल करने की सेंस है, सेंसेशन है, अगर वो लॉस हो जाती है तो हम इसको एनोस्मिया कहते हैं। अब इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, कुछ कॉजेज़ जो इससे रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कोई डिजीज़ की कंडीशन, क्रीब्रीफॉर्म प्लेट जो है, क्रीब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड, अगर इसमें कोई डिजीज़ की कंडीशन आती है तब हमें एनोस्मिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। सिमिलरली हेमरेज के केस में
अगर सब एरेक्नॉइड हैमरेज होता है, इस केस में हमें देखने को मिल सकता है। ट्यूमर्स जो होते हैं, दीज कैन लीड टू एनोस्मिया, मेनिंजाइटिस, इसकी वजह से भी एनोस्मिया हो सकता है। और भी कंडीशंस हैं, तो इनकी वजह से क्या हो सकता है, एनोस्मिया हो सकता है। अब सिमिलर जो है इसमें होता है, एक होता है जिसे हम कहते हैं हाइपोस्मिया। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ पार्शियल लॉस। तो जो स्मेल करने की सेंसेशन है, अगर बिल्कुल लॉस हो जाती है तो हम इसे एनोस्मिया कहते हैं, और अगर पार्शियल लॉस होता है तो इसको हाइपोस्मिया कहते हैं। दो और वर्ड्स इससे रिलेटेड हम देख रहे हैं, जो है पेरोस्मिया और कैकोस्मिया। अब इनमें क्या फ़र्क है, पेरोस्मिया इज़ परवर्जन ऑफ स्मेल। अब इस कंडीशन में क्या होने वाला है, इस कंडीशन में ये होने वाला है कि जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं हमारे, वो दीज आर अनेबल टू डिटेक्ट। तो जो हमारे सेल्स होते हैं, रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ये डिटेक्ट नहीं कर पाते। रिसेप्टर सेल्स जो हमारी बॉडी में है वो डिटेक्ट नहीं कर पाते, और इसकी वजह से क्या होता है, स्मेल इज़ रिप्लेस्ड। तो जो हमारी स्मेल की सेंसेशन है वो रिप्लेस हो जाएगी, यानी एक स्मेल हम स्मेल कुछ और करेंगे और जो हमें परसीव होने वाला है वो दूसरी चीज़ परसीव होने वाली है। तो इसको हम कहते हैं परवर्जन ऑफ स्मेल। और एक और कंडीशन है जिसको हम कैकोस्मिया कहते हैं। इस केस में क्या होने वाला है, हमें अनप्लेजेंट ओडर आने वाला है, यानी जो भी हम स्मेल करेंगे वो हमारे लिए अनप्लेजेंट होगा। तो स्मेल हम जो भी करेंगे, लेकिन जो चीज़ हमें परसीव होगी वो अनप्लेजेंट होगी, तो इसको हम कैकोस्मिया कहते हैं। अब ये कुछ कंडीशंस में हो सकते हैं, जैसे हेड इंजरी के केस में ये कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है, या फिर जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, इन केसेस में भी ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ हमने देखी कि फर्स्ट जो हमारी क्रेनियल नर्व है यानी ऑल्फैक्टरी नर्व, इसको हम किस तरीके से एग्जामिन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सेकेंड नर्व यानी जो ऑप्टिक नर्व है। नाउ दिस नर्व इज़ रिलेटेड टू विज़न। तो हमारे विज़न से ये नर्व रिलेटेड होती है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम देख रहे हैं वो है विजुअल एक्विटी। अब विजुअल एक्विटी में यहाँ पर हमें दो चार्ट देखने को मिलेंगे। फर्स्ट जिसको हम कहते हैं स्नेलन चार्ट, और सेकंड हम देखेंगे जिसको कहते हैं जेगर्स चार्ट। स्नेलन चार्ट जो है इसका हम यूज़ करते हैं डिस्टेंट विज़न को चेक करने के लिए, और सेकंड चार्ट जो हम देख रहे हैं जो जेगर्स चार्ट है, इसको हम यूज़ करते हैं अगर हमें नियर विज़न को चेक करना है। तो इसमें हम डिस्टेंट विज़न और नियर विज़न दोनों को चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्नेलन चार्ट के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर जब आप पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके का स्नेलन चार्ट होगा, और इसमें क्या है, डिफरेंट लेटर्स लिखे हुए हैं, और यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 60, 36, 24, इस तरीके से लिखा हुआ होता है। अब इसमें होता ये है कि हमें क्या करना है, इस नंबर्स का मीनिंग क्या होता है। तो जैसे इस नंबर का मीनिंग, जैसे 60 लिखा हुआ है, तो इस नंबर का मीनिंग ये होगा कि अगर पर्सन को हम 60 मीटर्स के डिस्टेंस पर रखते हैं और इस लेटर को रीड करने को बोलते हैं, तो वो नॉर्मल, अगर उसकी आई अगर नॉर्मल होगी तो वो आसानी से इसे रीड कर पाएगा। सिमिलरली 36 का मतलब कितना होगा कि अगर हम उसे 36 मीटर के डिस्टेंस पर रखते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि इतने डिस्टेंस पर अगर हम पेशेंट को रख नहीं सकते, तो नॉर्मली हम एक डिस्टेंस सेट करते हैं, और वो डिस्टेंस हम रखते हैं 6 मीटर्स। तो 6 मीटर्स का डिस्टेंस हम सेट करते हैं, और उसी हिसाब से फिर हम विजुअल एक्विटी को चेक करते हैं। जैसे 6 मीटर के डिस्टेंस पे हमने पेशेंट को रख रखा है, और जब हम विजुअल एक्विटी निकालेंगे तो ऊपर हम यही डिस्टेंस रखने वाले हैं यानी 6, और नीचे की तरफ हम रखेंगे कि वो पर्सन किस लेटर्स को पढ़ पा रहा है। तो जैसे हमने ये चार्ट अगर पर्सन को दिखाया, जैसे ये वाला स्नेलन चार्ट अगर हमने पर्सन को दिखाया, और लेट्स से कि वो सिर्फ ऊपर वाला जो लेटर है, क्योंकि जो बड़े लेटर हैं वो पढ़ना आसान होगा, तो सिर्फ ऊपर वाला लेटर यानी फर्स्ट लाइन जो है, यहाँ पर जो आपको फर्स्ट लाइन दिखती है, सिर्फ इसी को अगर वो पढ़ पाता है, तो इट मीन्स कि उसका विज़न जो है 6/60 है। अब इसको हम कैसे लिख रहे हैं, ऊपर वाला डिस्टेंस बताता है और नीचे वाला ये बताता है कि किस लाइन के लेटर्स तक वो पढ़ पा रहा है। तो इसकी विज़न को हम क्या कहेंगे, 6/60 विजुअल एक्विटी जो होगी।
अब दोनों आई को वैसे अलग अलग हमें चेक करना होगा, तो सिमिलर प्रोसीजर होगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर फर्स्ट लाइन को ही वो रीड कर पा रहा है वो पर्सन, तो हम इसे 6/60 बोल रहे हैं। अब लेट से देखते हैं कि वो पर्सन सेकेंड लाइन तक पढ़ पा रहा है, तो 6 मीटर का डिस्टेंस हम लिखेंगे, और क्योंकि ये 36 इसके करस्पॉन्डिंग जो है 36 है, तो 6/36 होगा। अब लेट्स से कि अगर वो पर्सन नीचे तक पढ़ पा रहा है, तो हम इसको जैसे 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, जो लाइन है इस लाइन तक ये पढ़ पा रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इस विज़न को कहेंगे 6/6। तो नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम 6/6 की बात करते हैं वो यही है। तो ये कौन सी विज़न है, ये हमारे लिए नॉर्मल आई होती है। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि 6 मीटर की डिस्टेंस पे अगर हम पर्सन को रखते हैं और अगर उसका आई नॉर्मल है, तो वो यहाँ पर 6 के करस्पॉन्डिंग, अगर नीचे हिसाब से अगर चार्ट के हिसाब से देखें तो जो 6 के करस्पॉन्डिंग लेटर्स हैं इन सबको वो पर्सन पढ़ पाएगा। तो इस विज़न को हम 6/6, विजुअल एक्यूटी इस केस में 6/6 होगी, और यही नॉर्मल आई से रिलेट करती है। और अगर इससे कम होती है, अगर ये पर्सन सारे नहीं पढ़ पाता, तो डिफरेंट हो सकता है। जैसा अभी हमने देखा कि 6/36 हो सकता है और 6/60 हो सकता है, इस तरीके का। अब इससे ज़्यादा हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर इसके डिटेल्स हैं तो जो आई का एग्जामिनेशन है हम उसमें देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो हम देख लेते हैं कि आगे अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो हम और क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो लेट से अगर इसमें प्रॉब्लम आती है और 6 मीटर के डिस्टेंस पे ये पर्सन फर्स्ट लाइन भी नहीं पढ़ पाता, तब हम क्या करेंगे, इस केस में डिस्टेंस को डिक्रीज़ करेंगे और फिर पर्सन से कहेंगे कि इसको पढ़े। तो इस केस में जो ऊपर वाला डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। जैसे 5 मीटर्स पर हम लेकर आ गए, तो ऐसे ही 5/60, 5/36, 5/6 इस तरीके के कुछ विजुअल एक्टिविटी आएगी। इसके बाद और डिस्टेंस को हम कम करेंगे, 5 से और आगे उसको बढ़ा देंगे, ये डिस्टेंस को और डिक्रीज़ कर देंगे। अगर इससे भी काम नहीं बनता है और तब भी पर्सन नहीं देख पाता है, तो हम पेशेंट को फिंगर्स को काउंट करने को बोलते हैं। इसमें भी प्रॉब्लम आती है तो हम देखते हैं कि क्या हैंड मूवमेंट का पता लगा पा रहा है पर्सन की नहीं। तो ये उस केसेस में होगा जब आँखों में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तब जाके हमें यहाँ तक जाना है। नॉर्मली जो स्नेलन चार्ट है इससे अपना काम बन जाएगा। जो हमने अभी तक 6/6 विज़न वाला जो देखा था, इसी से हमें पता लग जाएगा कि कौन से लाइन वो पढ़ पा रहा है, और 6 मीटर के डिस्टेंस वाले से ही हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है आँख में, तब जाके हमें इसके फर्दर जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें जाना होगा। सिमिलरली हैंड मूवमेंट के बाद जो परसेप्शन ऑफ लाइट है, अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो परसेप्शन ऑफ लाइट को चेक किया जाता है। तो ज़्यादा डिटेल्स हमें जो आई का एग्ज़ामिनेशन होगा उसमें देखेंगे। अभी हम इसको देखकर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो है स्नेलन चार्ट, तो हमने नियर विज़न के लिए एक चार्ट होगा जिसको जेगर चार्ट बोलेंगे। तो कुछ इस तरीके से डिफरेंट साइज़ में जो है लिखे हुए होंगे हमारे लिए पढ़ने के लिए, हमारे सामने जो वर्ड्स होंगे वो लिखे होंगे, और हमें क्या करना होगा, पढ़कर जो भी पेशेंट आता है तो उसे कहा जाएगा पढ़ने को, और उस बेसिस पर हम चेक करेंगे कि उसका नियर विज़न कैसा है। जो डिस्टेंस होता है, जिस डिस्टेंस पे हम नियर विज़न को चेक करते हैं, डेट इज़ 25 to 30 सेंटीमीटर्स होता है। तो ये नियर विज़न, इससे हम चेक करेंगे। तो स्नेलन चार्ट जो है ये डिस्टेंस विज़न के लिए है, और नियर विज़न के लिए जो चार्ट हम यूज़ करते हैं वो है जेगर चार्ट। नेक्स्ट टॉपिक जो आई से रिलेटेड है, डेट इज़ विजुअल फील्ड। तो जो विजुअल फील्ड है इसको हम एक मेथड के थ्रू चेक करते हैं जिसको हम कहते हैं कन्फ्रंटेशन मेथड। कन्फ्रंटेशन मेथड इसको बोलते हैं, विजुअल फील्ड इससे हम चेक करी जाती है। अब इसमें करना क्या है, जैसा हम यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि एक तरफ पेशेंट है और उसके अपोजिट में एग्ज़ामिनर बैठा हुआ है। एक तरफ एग्ज़ामिनर होगा, एक तरफ पेशेंट होगा। डिस्टेंस 2 फीट का होगा इनके बीच में। और जैसे अगर हम राइट आई, जैसे यहाँ पर आगे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक आँख को बंद किया गया है, तो अगर जैसे हमें राइट आई को चेक करना है तो लेफ़्ट आई को जो हम क्लोज़ रखेंगे इस केस में, और सिमिलरली जो अपोजिट करेंगे अगर दूसरे आई को चेक करना है तो। इसमें हमें करना क्या होगा, एग्ज़ामिनर जो है वो कोई पेंसिल या फिर कोई और सी चीज़ को होल्ड करेगा इन दोनों के बीच में, और क्या करेगा, होल्ड करके जो क्या करेगा, इसको मूव करने वाला है। तो जैसे पेंसिल अगर इसने ले रखा है, तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो हैंड मूवमेंट है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर पेंसिल है या फिर कोई और सी चीज़ है, उसको मूव करेगा, एंड
keep it moving, or we have to move in all 4 directions. तो एग्जामिनर इसको मूव करेगा सारे डायरेक्शंस में, और पर्सन को अपने बारे में इसको देख कर बताना होगा। और जैसे क्या होगा, आज को इंडिकेट, तो जैसे ही उस पर्सन को, यानी जो पेशेंट है उसको, जैसे ही उसको वो विजिबल होता है वो चीज़ जो ये मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसको इंडिकेट करने के लिए बोला जाएगा। डैट मीन्स कि जो यहाँ पर पेशेंट है, पेशेंट इज आस्क्ड टू इंडिकेट व्हेन विजिबल। तो जब विजिबल होगा तो सारे डायरेक्शंस में हम इसको मूव करेंगे, और जब भी वो विजिबल होगा तो उसे इंडिकेट किया जाएगा। तो इस बेसिस पर हम क्या कर पाएंगे, इसकी विजुअल फील्ड को देख पाएंगे कि सारे डायरेक्शंस में जो विजुअल फील्ड है पर्सन की वो कैसी है, नॉर्मल है कि नहीं है। तो ये चेक करेंगे, जिसको हम कॉन्फ्रंटेशन मेथड के थ्रू चेक करते हैं। इसके अलावा हमें पर्सन का कलर विज़न चेक करना होगा, और इसके लिए जो चार्ट यूज़ होता है उसको हम कहते हैं इशियारा प्लेट्स। तो इनमें कलर्स में, अलग अलग कलर्स में जैसे नंबर्स देखने को होते हैं, और जो पेशेंट होता है उससे कहा जाता है ये पढ़ने के लिए। तो जब नॉर्मल ये इस तरीके से बने हुए होते हैं और इस तरीके से डिज़ाइंड होते हैं कि नॉर्मल पर्सन इज़ एबल टू रीड। तो जो नॉर्मल पर्सन होगा और जो नॉर्मल पेशेंट आएगा वो आसानी से इसको रीड कर पाएगा। लेकिन अगर कोई पेशेंट आता है जिसमें कलर की प्रॉब्लम होगी, कलर विज़न उसका उसमें एरर होगा, तो इस केस में उसको नहीं पढ़ पाएगा। और उस बेसिस पे जैसे कौन सा नंबर वो नहीं पढ़ पा रहा है, उस बेसिस पर हम जाकर जो की होगी उसमें देखेंगे कि उसको किस तरह का कलर विज़न हो रखा है। तो वो हमें चार्ट के थ्रू देखने को मिलेगा कि किस तरह का कलर विज़न इसको हो रखा है। तो इससे हम चेक करने वाले हैं कलर विज़न। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमें विजुअल एक्यूटी चेक करनी होगी, यानी डिस्टेंट विज़न, और साथ ही साथ नियर विज़न। विजुअल फील्ड चेक करनी होगी कि सारे डायरेक्शंस में विजिबल जो भी चीज़ होती है, यानी आँख के सामने जो भी सारे डायरेक्शंस में उसको दिखाया जाता है, क्या वो उसको परसीव अच्छे से कर पा रहा है कि नहीं, इंडिकेट कर पा रहा है कि नहीं, उसके लिए विजिबल है कि नहीं। और थर्ड, हम इसका कलर विज़न चेक करेंगे जो प्लेट्स के थ्रू, कि पर्सन का जो कलर को परसीव करने का जो विज़न है वो किस तरीके का है। अब हम 2 रिफ्लेक्सेस देखते हैं, एक को अकोमोडेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं और एक को लाइट रिफ्लेक्स बोलते हैं। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में हमें क्या करना है, वी हैव टू आस्क द पेशेंट टू लुक एट अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, देन एट एग्जामिनर्स फिंगर्स ग्रेजुअली ब्रॉट विद इन द 5 सेंटीमीटर्स ऑफ आइज। तो सबसे पहले हमें पेशेंट को बोलना होगा कि कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को वो देखें। उसके बाद में जो एग्जामिनर की फिंगर है वो आइज़ के पास में लाई जाएगी। तो जब आइज़ के पास में एग्जामिनर के फिंगर आएगी और पर्सन पहले से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहा था, तो इसकी वजह से हुआ क्या है कि जो पर्सन का गेज़ था वो क्या हुआ है, चेंज हुआ है फ्रॉम डिस्टेंट टू नियर, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट टू नियर ऑब्जेक्ट। तो ये बात हम पहले से जानते हैं कि हमारे जो आइज़ होते हैं इनमें अकोमोडेशन की पावर होती है, जिसके थ्रू जब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और नियर ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो उसके थ्रू हमारी जो आई है वो अकोमोडेट करती है। तो यहाँ पर क्या है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से हम नियर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, यानी एकदम से चेंज आया है। तो यहाँ पर जो चेंज आया है इसकी वजह से क्या होने वाला है, दिस विल लीड टू कॉन्ट्रैक्शन। इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सीलियरी मसल्स। तो जो हमारे सीलियरी मसल्स हैं इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा और प्यूपिल्स होगी, और जो प्यूपिल्स होंगी इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अब इनका कॉन्ट्रैक्शन इसलिए हो रहा है ताकि हम अकोमोडेट कर पाएँ, तो इसी को ही हम अकोमोडेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। यानी जब मेनली हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से नियर ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे तो इस वजह से जो हमें देखने को मिलेगा वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सीलियरी मसल्स एंड प्यूपिल्स, इनका कॉन्ट्रैक्शन हमें मिलेगा देखने को। अब ये जो अकोमोडेशन रिफ्लेक्ट है जो ये लॉस्ट हो सकता है, इट इज़ लॉस्ट इन कुछ ऐसे केसेस, डिजीज़ कंडीशंस हैं जिनकी में ये अकोमोडेशन रिफ्लेक्स हमें देखने को नहीं मिलेगा। और वो कंडीशंस हैं जैसे इंसेफेलाइटिस के केस में और पार्किंसनिज्म के केस में
डायबिटीज़ मेलिटस के केस में। तो ये वो कंडीशंस हैं जिसमें हमें अकोमोडेशन रिफ्लेक्स एब्सेंट मिलेगा। सेकंड रिफ्लेक्स जो हम देख रहे हैं वो है लाइट रिफ्लेक्स। तो अब ये जो लाइट रिफ्लेक्स होता है इसमें हमें क्या करना है, सिमिलर सा इसमें भी कुछ उसी तरीके की चीज़ें हैं। तो हमें सबसे पहले पेशेंट आस्क्ड टू लुक एट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कहा जाएगा पेशेंट को, और जिस आई को द आई नॉट बीइंग टेस्टेड मस्ट बी कवर्ड, तो जिस आई को हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं इस वक्त उसको हमें कवर रखना है। तो जैसा आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ से एक तरफ से लाइट जा रही है इस वाली तरफ से, और दूसरी जो आई जो है यहाँ पर ये कवर्ड है। हमने बीच में कवर करने के लिए यहाँ पर चीज़ रख रखी है ताकि दूसरी तरफ जो है कवर रहे, यानी जो लाइट है वो लाइट सिर्फ एक आंख पर लगे और दूसरी आंख जो है उससे लाइट से कवर्ड रहे। अब इसमें होने क्या वाला है, जब हम यहाँ पर एक तरफ से, जैसा आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं कि एक आई की तरफ हम क्या करने वाले हैं, हम जो सोर्स ऑफ लाइट होगा, जो भी सोर्स ऑफ लाइट होगा उसको हम फोकस करेंगे। इट इज़ फोकस्ड डायरेक्टली इनटू आई। तो आई पर हम यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट जो है उसको आई पर फोकस करेंगे और इसका जो दूसरा तरफ होगा वो कवर्ड होगा, जैसा आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। तब यहाँ पर होने क्या वाला है, जब भी हम सोर्स ऑफ लाइट को फोकस करेंगे तो यहाँ पर जो हमें दिखने वाला है वो है कंस्ट्रिक्शन ऑफ बोथ प्यूपिल्स। तो ये नॉर्मली भी हम जानते हैं कि जो हमारे प्यूपिल्स होते हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर लाइट ज़्यादा आती है तो ज़्यादा लाइट जब आती है तो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है प्यूपिल्स का, ताकि कम लाइट इंटर करे, ताकि जितनी लाइट की हमें ज़रूरत होती है उतनी ही लाइट हमारे आँख के अंदर इंटर करे। तो इस केस में यहाँ पर लाइट जो है वो बढ़ चुकी है, तो इस केस में क्या होने वाला है, कंस्ट्रिक्शन होगा प्यूपिल का ताकि कम लाइट हमारे आँखों के अंदर इंटर करे। तो यहाँ पर भी वही हम देख रहे हैं कि एक तरफ होने वाला क्या है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ बोथ प्यूपिल्स। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें देखनी होंगी कि ये जो कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल है वो बोथ प्यूपिल यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी दोनों तरफ होने वाला है। यानी जिस तरफ हमने सोर्स ऑफ लाइट डाली है उस तरफ भी होगा और जिस तरफ हमने कवर कर रखा था उस तरफ भी होगा। तो इसको हम दो अलग अलग नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, द रिस्पॉन्स ऑफ प्यूपिल ऑन द आई अपॉन विच लाइट फॉल। तो जिस पर हमने लाइट जो है डाली थी, यानी डायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइट को हमने फोकस किया था, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पर लाइट डाली थी तो इसको डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स बोल रहे हैं। और सेकंड हम ये देखेंगे कि जो अपोजिट प्यूपिल हैं वो भी कंस्ट्रिक्ट हो गए थे, तो इसको हम कहते हैं कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स। इसको हम कहते हैं कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर एक डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स होगा जिस प्यूपिल पे हमने सोर्स ऑफ लाइट को फोकस किया था, और दूसरा जो प्यूपिल है वो भी कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो उस केस में हम इसे कंसेंशुअल लाइट रिफ्लेक्स बोलेंगे। यानी मेनली हमें ध्यान में रखना है कि दोनों आई के जो प्यूपिल होंगे वो साथ में कंस्ट्रिक्ट करेंगे, भले ही हमने लाइट सिर्फ एक तरफ डाली हो।